अब हम शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर के साथ, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। इस चैप्टर में कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम और डिटेल में सीखेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि पहले चैप्टर में अगर आपको थोड़ी बहुत डाउट या कंफ्यूजन अगर रह गई है तो इस चैप्टर में वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि एक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और एक कंप्यूटर अपने आसपास के वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट से कैसे कनेक्ट करता है और कैसे कुछ डिवाइसेस का यूज करता है। इन डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं और इन्हें मेन 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस और तीसरा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इन डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं ये हम आगे चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। इससे पहले आइए एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, कंप्यूटर ऑन करना सीखते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए एक ऑन बटन दबानी होती है जिसे हम पावर बटन भी कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो है इस पावर बटन को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर ढूंढना। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम पर बैठे हैं तो ये पावर बटन आपके सीपीयू पर होगा। इस इमेज को देखकर समझिए पावर बटन कैसा दिखता है और इस पर एक पावर की साइन बनी होती है। और अगर आप एक लैपटॉप को ऑन करना चाह रहे हैं तो ये पावर बटन कीबोर्ड के ऊपर की तरफ होगा। ये बिल्कुल कीबोर्ड के ऊपर और स्क्रीन के नीचे की तरफ होता है। अब एक बार ये बटन दिख जाए तो अब दूसरे स्टेप में इस बटन को दबाना होगा। कंप्यूटर पर जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो एक लाइट जलेगी और लैपटॉप पर ये लाइट बाद में जलती है। और ये याद रखिए कि अगर डेस्कटॉप एक मॉनिटर से कनेक्टेड है तो आपको मॉनिटर को भी ऑन करना होगा। ये बटन आपको मॉनिटर के निचले हिस्से की तरफ मिलेगा और जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो एक ग्रीन लाइट जलेगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि मॉनिटर ऑन हो चुका है। अब तीसरा स्टेप, आपको कंप्यूटर पर लॉग इन करना है। लॉग इन से मतलब है आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना है। इस सिचुएशन में सिर्फ आप ही उस कंप्यूटर को अगर यूज करते हैं तो फिर तो ऑन करते ही डायरेक्टली आप डेस्कटॉप पर पहुंच जाएंगे। पर अगर जिस कंप्यूटर सिस्टम पर आप लॉग इन करना चाह रहे हैं वो एक पब्लिक कंप्यूटर है, जैसे आप कोई लाइब्रेरी या साइबर कैफे में जाकर कंप्यूटर यूज करना चाह रहे हैं, तो वो कंप्यूटर ऑलरेडी आपसे पहले बहुत सारे लोग यूज कर रहे होंगे और उनके अकाउंट्स उसमें लॉग इन होंगे जिसमें अलग अलग यूजर्स के अकाउंट्स आपको दिखेंगे। यहाँ आपको इन्हीं की तरह अपना भी एक अकाउंट बनाना होगा जिसके लिए आप उस कंप्यूटर के ओनर की हेल्प ले सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आप अपना अकाउंट बनाएं और फिर कंप्यूटर आपको अपना पासवर्ड एंटर करने के लिए कहेगा। अपना पासवर्ड एंटर करते ही आप अपने डेस्कटॉप पर पहुंच जाएंगे। अब हमने कंप्यूटर को स्टार्ट करना तो सीख लिया है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम की सबसे मुख्य कंपोनेंट्स क्या है। यहाँ पर आपको एक बार रिवाइज करा दूं जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी सीखा कि एक कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कंप्यूटर सिस्टम बहुत सारे डिवाइसेस से बनता है। ये डिवाइसेस अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। एक डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करता है और फिर कंप्यूटर उस डेटा को स्टोर करता है, उसे प्रोसेस करता है और आपके सामने एक फाइनल रिजल्ट बनकर तैयार होती है। अब उदाहरण के लिए कीबोर्ड जिस पर आप टाइप करते हैं वो एक इनपुट डिवाइस है और ये डेटा कंप्यूटर में इनपुट हो जाने के बाद कंप्यूटर इस डेटा को प्रोसेस करता है और फिर कंप्यूटर उसका आउटपुट दिखाता है अपने स्क्रीन पर।
इसमें आउटपुट डिवाइस में क्या हुआ? कंप्यूटर स्क्रीन, सही कहा मैंने। तो इन सारे अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मिलाकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। यहाँ आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ। कंप्यूटर इतने सारे जो हैवी काम करता है, इतना सब कुछ बस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की मदद से करता है, यानी कि बस ऑन और ऑफ, जिसमें ऑन का मतलब है सर्किट ऑन और ऑफ का मतलब है सर्किट ऑफ। और ये डेटा इनपुट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना, सब कुछ एक कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा है। और ये कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? चलिए एक थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो डेटा को पहले स्टोर करता है, उसे प्रोसेस करता है और अंत में आपको एक रिजल्ट दिखाता है। इस कंप्यूटर को गांव का एक रजिस्टर मान लीजिए। आप अपने गांव को इमेजिन करिए, तो आपके गांव से रिलेटेड सारा डेटा एक रजिस्टर में लिखा जाता होगा। यहाँ उस रजिस्टर की जगह पर आप कंप्यूटर को इमेजिन करिए और सोचिए कि आपके गांव का सारा डेटा इस कंप्यूटर में स्टोर किया गया है। जैसे गांव में कितने घर होते हैं, कितने लोग रहते हैं और किसका सबसे बड़ा घर है, वगैरह वगैरह। अब गांव में अगर कोई नया घर बनता है तो आप उस डेटा की एंट्री कंप्यूटर में करेंगे, राइट? तो ये हो गया कि आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। अब आपने जो इनपुट दिया है, कंप्यूटर उन सारे डेटा को प्रोसेस करता है। जैसे टोटल कितने घर हैं, कितने लोग एक घर में रहते हैं और कौन सा घर सबसे ज्यादा बड़ा है। मान लीजिए आपको सभी के घरों का एरिया कैलकुलेट करना है, तो कंप्यूटर आपको रिजल्ट के तौर पर दिखाएगा कि कौन सा घर सबसे बड़ा है। ये जो सारा प्रोसेस है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का हिस्सा है, यानी कि कंप्यूटर एक सूचना प्रणाली का हिस्सा है जो इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। और इस सूचना प्रणाली में 5 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो इसका हिस्सा बनते हैं: लोग, प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा। लोग यानी कि हम, जिन्हें कंप्यूटर मदद करता है जिससे हम और ज्यादा अपने काम में तेज और ज्यादा परफेक्ट बनते हैं। दूसरा प्रोसीजर। प्रोसीजर में कंप्यूटर को यूज करने का और कैसे और किस तरह से वो हमें रिजल्ट देगा, ये सारा सब कुछ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस के आधार पर होता है, जिसे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने लिखा है। तीसरा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जो अलग अलग टास्क के लिए बनाए गए होते हैं। इन प्रोग्राम्स में रूल्स लिखे हुए होते हैं जो कंप्यूटर को बताते रहते हैं कि कोई एक टास्क कैसे परफॉर्म करना है। चौथा हार्डवेयर, जो सॉफ्टवेयर की हेल्प लेकर अपने टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रोसेसर और मेमोरी डिवाइसेस। और पांचवा डेटा। और डेटा वो है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। जैसे पहले एक एग्जांपल में हमने कंप्यूटर को हमारे गांव का डेटा दिया। इसमें हर तरह का डेटा आता है। वो एक इमेज हो सकता है, नंबर्स के रूप में हो सकता है, साउंड हो सकती है, इन शॉर्ट कोई भी तरह का डेटा। तो ये थे इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और कैसे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। अब कंप्यूटर सिस्टम का अर्थ तो हमने समझ लिया है कि अच्छा, हम एक डिवाइस से इनपुट देते हैं और प्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है और एक आउटपुट डिवाइस उसे प्रेजेंट करता है। ये सारा काम, ये सारा प्रोसेस हार्डवेयर कंपोनेंट्स करते हैं। या यूं कह लें कि अगर हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं तो कंप्यूटर है, अगर हार्डवेयर कंपोनेंट्स नहीं तो कंप्यूटर भी नहीं। अब इतने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में पता तो जरूर होना चाहिए कि आखिर इसमें कौन सी चीजें आती हैं, कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। अब चैप्टर के इस सेक्शन में हम हार्डवेयर के बारे में थोड़ी और बातें कर लेते हैं, एकदम आसान तरीके से। हार्डवेयर वो सिंपल शब्द है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की उन चीजों को डिस्क्राइब करता है जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या यूज कर सकते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स को हम इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये वो फिजिकल पार्ट्स हैं जो हमारे कंप्यूटर का एक हिस्सा तो जरूर है, पर सीपीयू का इंटरनल हिस्सा नहीं है, और इन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। अगर हम अपने कंप्यूटर के मेटल केस के अंदर देखें तो वहाँ प्रोसेसर, मेन और सेकेंडरी मेमोरी, पावर सप्लाई और सपोर्ट करने वाले हार्डवेयर होते हैं। ये सभी कंपोनेंट्स कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड, जिसे मदरबोर्ड कहा जाता है, उससे कनेक्टेड होते हैं।
और पावर सप्लाई का काम बड़ी हद तक इस पावर सप्लाई कंपोनेंट्स के द्वारा होता है। और सभी पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, इन सब को हम कनेक्टर के माध्यम से मेटल केस के पीछे कनेक्ट करते हैं। तो बताइए, एक कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या हुए? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इन कंपोनेंट से मिलकर हमारा कंप्यूटर काम करता है। और इसमें प्रोसेसर जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है। वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट काम करते हैं, पर प्रोसेसर कंप्यूटर का सबसे मेन हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए कि प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सिलिकॉन के छोटे छोटे स्क्वायर से बना होता है और एक स्क्वायर में हजारों छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं। अब ये प्रोसेसर एक स्मार्ट ऑर्गेनाइजर का काम करता है, मतलब इसके पास इतने सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनकी मदद से प्रोसेसर सिस्टम में बेसिक कंप्यूटिंग करता है और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबको कंट्रोल करता है। इसलिए इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सीपीयू भी कहते हैं। और हर कंप्यूटर का अपना एक स्पेशल प्रोसेसर होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर पेंटियम, इंटेल कोर i3, i5, i7, Xeon या SPARC प्रोसेसर। ये प्रोसेसर्स कंप्यूटर का दिमाग होते हैं जो सबको ऑर्गेनाइज करके रखने में मदद करते हैं। तो समझ गए ना, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन है कंप्यूटर का जो सबको स्मार्ट तरीके से कंट्रोल करता है। और अगर बात करें सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की, तो ये वो कंपोनेंट्स हैं जो दिखाई नहीं देते पर होते जरूर हैं आपके कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में। सॉफ्टवेयर काम करता है डिजिटल फॉर्म में, मतलब सॉफ्टवेयर का डेटा और कंप्यूटर प्रोग्राम एक डिजिटल मेमोरी में स्टोर रहता है। कंप्यूटर प्रोग्राम एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो प्रोसेसर के काम करने में हेल्प करता है और ऐसे प्रोसेसर को कंप्यूटर प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। और यहाँ पर डेटा है प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट यानी कि ज़रूरत। जैसे आपके फ़ोन में प्लेलिस्ट का डेटा होता है, वैसे ही प्रोग्राम को भी डेटा की ज़रूरत पड़ती है। और ये डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि शब्दों में, नंबर्स में, इमेजेस में, ऑडियो में, कुछ भी। तो शॉर्ट में सॉफ्टवेयर एक इनविजिबल हिस्सा है कंप्यूटर का जो उसे इंस्ट्रक्शंस देता है और अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रखता है। इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस है कि हम कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से जान लें, एकदम डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इनपुट डिवाइसेस से, जिसमें हम 16 तरह के इनपुट डिवाइसेस कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कीबोर्ड से। सुना है ना इसके बारे में आपने, देखा भी होगा। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर को अपने कमांड समझाते हैं। देखिए, एक कीबोर्ड का काम होता है नंबर्स, अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में डालना। कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, जैसे आप अपने फ़ोन के साथ करते हैं। फ़ोन में मैसेजेस टाइप करने के लिए आप क्या करते हैं? आप अपने फ़ोन का कीबोर्ड ऑन करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर पर टेक्स्ट या नंबर्स को टाइप करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि फ़ोन का कीबोर्ड बस टेक्स्ट या नंबर्स को टाइप करने के लिए बना है, वो और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करता। वैसे ही कंप्यूटर कीबोर्ड फ़ोन के कीबोर्ड से थोड़ा अलग है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कई ऐसे कीज होते हैं जो कंप्यूटर को किसी भी तरह का कमांड दे सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कीबोर्ड में कौन से कीज होते हैं और आप किन कीज को किन फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो सबसे पहले अगर आप कीबोर्ड पे देखेंगे तो कुछ नंबर कीज होती हैं जो आपको अलाउ करते हैं स्क्रीन पर किसी भी नंबर को टाइप करने के लिए, ठीक है। उसी के साथ आप देखेंगे अल्फाबेटिकल कीज होते हैं जिससे आप जो है अल्फाबेट्स टाइप करते हैं। और इसी के साथ आप देखेंगे तो कुछ कॉम्बिनेशन कीज भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंट्रोल और ऑल्ट की बात करें तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। ये बाकी कीज के साथ मिलकर कंप्यूटर में कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो कंट्रोल और ऑल्ट हमारे कॉम्बिनेशन कीज हो गए। उसी के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैप्स लॉक का बटन दिख रहा होगा, फिर एक नंबर लॉक का बटन है, उसके बाद एक स्क्रॉल लॉक का बटन है। ये बटन्स को कहते हैं टॉगल कीज। टॉगल कीज क्या करते हैं, आपके कोई भी फीचर को ऑन या ऑफ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में जब आपको लाइट ऑफ करनी होती है तो आप बटन को ऑफ करते हैं, और जब लाइट ऑन करनी होती है तो आप बटन को ऑन करते हैं। वैसे ही कीबोर्ड में अगर आपको कैप्स लॉक ऑन करना है, यानी कि अगर आपको जो आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उसे कैपिटल फॉर्म में करना है तो उसके लिए आप कैप्स लॉक को ऑन करते हैं, और अगर आपको कैप्स लॉक को टर्न ऑफ करना है तो आप जब इस बटन को एक बार प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो टर्न ऑफ हो जाता है। इसी के साथ नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक भी एक तरह का टॉगल की है जिसमें हम नंबर को लॉक करने के लिए, यानी कि नंबर कीज को लॉक करने के लिए और नंबर कीज को वापस ऑन करने के लिए यूज करते हैं। इसी के साथ आइए मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज बताती हूँ जो आपको अक्सर यूज में आएंगे। सबसे पहले अगर आपको अपने स्क्रीन पर जो भी टेक्स्ट है या जो भी डेटा है उन सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है तो उसके लिए या तो आप माउस का सिलेक्ट कर सकते हैं, माउस को ले जाकर आप ड्रैग करेंगे तो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बस जाके प्रेस करेंगे Ctrl+A, और जैसे ही आप Ctrl+A प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर जो भी डेटा था वो एक साथ सिलेक्ट हो गया है। इसी के साथ मान लीजिए अगर आपको कोई टेक्स्ट, कोई एक लाइन या पैराग्राफ को कॉपी करना है तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट की है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए हमें इस पैराग्राफ को कॉपी करना है। अब इस पैराग्राफ को कॉपी करने के लिए हम या तो राइट क्लिक करके उसे कॉपी कर सकते हैं या तो हम एक शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस कर सकते हैं Ctrl+C। जैसे ही आप Ctrl+C प्रेस करते हैं जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाता है, और जब आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से Ctrl+V दबाकर उस टेक्स्ट को वापस पेस्ट कर सकते हैं। तो ये है कुछ शॉर्टकट कीज जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से अपने काम को और तेज़ी से बढ़ाने के लिए और ज़्यादा सहूलियत के लिए। और फिर इसके बाद अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को या किसी इमेज को या किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए भी एक शॉर्टकट की है। आप Ctrl+S दबाकर उस फाइल को डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे जो आपको बड़ी सी जो की नजर आ रही है, लंबी सी हॉरिजॉन्टल सी, इसे कहते हैं स्पेस बार। स्पेस बार से आप दो शब्दों के बीच में स्पेस रखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं स्क्रीन पर कुछ टाइप कर रही हूँ और मुझे ये दो शब्दों के बीच में स्पेस रखना है, स्पेस बार का इस्तेमाल करके मैं दो शब्दों के बीच में स्पेस रख सकती हूँ। और आप जब कुछ टाइप कर रहे हैं और आपको दूसरी लाइन में जाना है तो दूसरी लाइन में जाने के लिए आप डायरेक्टली एंटर की दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आप नेक्स्ट लाइन में पहुंच रहे हैं। उसी के साथ अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं टेक्स्ट के मामले में तो आप बैक स्पेस दबाकर उस टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली डिलीट बटन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे आपके कीबोर्ड पे एक डिलीट बटन होगा, इसका इस्तेमाल करके आप डिलीट कर सकते हैं। और कीबोर्ड पे और हमें मिलते हैं एरो कीज़। एरो कीज से आप क्या कर सकते हैं, आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आप जो है अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं। ये कीज तब इस्तेमाल किए जाते हैं तब जब समझ लीजिए कि आप माउस यूज़ नहीं कर रहे हैं या आपका माउस वर्क नहीं कर रहा है, तो स्क्रीन पे नेविगेट करने के लिए आप इन एरो कीज का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप कीबोर्ड पे देखेंगे तो आपको कई सारे सिंबल्स मिलते हैं जिसमें आप देखेंगे ये हैशटैग का साइन, डॉलर का साइन, परसेंटेज एंड स्टार, और अलग अलग ब्रैकेट्स और मैथमेटिकल सिंबल्स भी हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं टाइपिंग के लिए। इसी के साथ हमने देखा कि कीबोर्ड में
आपको कैसे कैसे कीज मिलते हैं और किन कीज का इस्तेमाल करके आप कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगली टाइप का इनपुट डिवाइस है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस का यूज होता है कर्सर को स्क्रीन पर मूव करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्सर क्या होता है। अब इसे इस तरीके से समझिए कि आपको अपने स्मार्टफोन पर फोटोज की कोई फाइल ओपन करनी है या फिर कोई टास्क करना है, तो आप कैसे करते हैं? आप अपने फोन को अनलॉक करते हैं और जहां पर आपको कोई फाइल खोलनी हो उस पर आप टैप करते हैं, जिससे वो ओपन हो जाता है। क्योंकि हमारे फोन ज्यादातर टच स्क्रीन होते हैं। आज लैपटॉप्स में भी टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी आ गई है, पर आमतौर पर सारे कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स टच स्क्रीन नहीं होते हैं। तब काम आता है ये कर्सर। कर्सर एक छोटा इंडिकेटर होता है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर चलता है। जैसे जैसे आप माउस को हिलाते हैं या मूव करते हैं, वैसे वैसे कर्सर भी वहाँ मूव करता रहता है। जब आप स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस से क्लिक करते हैं, जैसे कोई फाइल या लिंक, तो कर्सर उस जगह पर पहुंचकर उस आइटम को सिलेक्ट करता है। और पॉइंटिंग डिवाइसेस का यूज इस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए होता है, जिससे आप अपने कंप्यूटर पर कुछ भी क्लिक कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं। अलग अलग तरह की पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे माउस, टच पैड, ट्रैक पॉइंट, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। तो चलिए इन सब डिवाइसेस को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले माउस। माउस एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर का सबसे अच्छा साथी है, क्योंकि हम कंप्यूटर को इसी के जरिए कंट्रोल करते हैं। माउस को एक ही हाथ से कंट्रोल करते हैं। इमेजिन करो, पहले के जमाने में माउस के नीचे एक छोटा सा बॉल हुआ करता था। उस बॉल के अंदर के रोलर्स गति को महसूस करते थे और फिर वो मूवमेंट को माउस के केबल के जरिए कंप्यूटर तक पहुंचा देते थे। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इमेजिन करो, एक छोटा सा बॉल है, एक केबल है और कंप्यूटर के साथ कनेक्शन। लेकिन अब नए जमाने के माउस में ये बॉल नहीं होती है, बल्कि अब ये इस्तेमाल करते हैं लाइट और छोटे सेंसर्स। इन सेंसर्स की कमाल की बात होती है कि ये माउस को टेबल सरफेस के एक छोटे से सेक्शन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी पूरी तरीके से वायरलेस। हाँ जी, अब वायरलेस माउस आते हैं जो कंप्यूटर से रेडियो वेव्स के जरिए कनेक्टेड रहते हैं। और यही माउस के ऊपर एक स्क्रॉल व्हील होता है, जिससे आप पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और माउस पर बटन्स भी होते हैं, और एक ट्रेडिशनल पीसी माउस में 2 बटन्स होते हैं, और एक मैकिन्टॉश माउस में, जिसे एप्पल ने इन्वेंट किया है, उसमें एक बटन हुआ करता था। तो ये हमने जान लिया माउस के बारे में। तो चलिए अब अगले डिवाइस में बढ़ते हैं। आजकल के मॉडर्न लैपटॉप्स में अब आप माउस यूज नहीं करते हैं, मतलब कर सकते हैं, पर वो ऑप्शनल है। अपने लैपटॉप पर अब आपको देखने मिलेगा कि कीबोर्ड से नीचे की तरफ एक फ्लैट सरफेस होती है और यूजर उस पर मूवमेंट करता है स्क्रीन पर क्लिक करने के लिए। ये एक तरह से समझिए कि जो हमारा ओरिजिनल माउस था वो अब फ्लैट सरफेस हो गया है। जैसे आप माउस को यूज करते हैं लेफ्ट और राइट क्लिक करके, वैसे ही इस टच पैड को आप टच करके मूव कर सकते हैं और लेफ्ट और राइट क्लिक कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग तरीका है कर्सर को कंट्रोल करने का, जो है ट्रैक पॉइंट। ये आपको अक्सर बिजनेस लैपटॉप्स में देखने मिलेंगे। उनके कीबोर्ड पर कीज के बीच में, यानी कि कीबोर्ड के बीच में एक ट्रैक पॉइंट होता है, जो दिखने में अक्सर छोटे राउंड बटन की तरह दिखता है। जैसे टच पैड यूज किया जाता है कर्सर को मूव करने के लिए, वैसे ही ट्रैक पॉइंट यूज करते हैं कर्सर को मूव करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी जब टच पैड है तो फिर ये ट्रैक पॉइंट की क्या जरूरत है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसका जवाब है कि यूजर कीबोर्ड पर से हाथ हटाए बिना कर्सर को मूव कर सकता है, जबकि एक यूजर जब टच पैड यूज करता है तो उसे बार बार कीबोर्ड और टच पैड के बीच में स्विच करना पड़ता है। पर ये ट्रैक पॉइंट की वजह से वो टाइप भी कर सकता है और साथ ही साथ कर्सर को भी मूव कर सकता है। ट्रैक बॉल भी एक तरह का माउस है, जिसमें एक छोटा सा बॉल होता है माउस के ऊपर की तरफ। आप अपने उंगलियों से इस बॉल को मूव करते हैं और अंदर के रोलर्स इस मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। ट्रैक बॉल डेस्क पर फिक्स होता है, इसलिए इसको चलाने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती। आपको बता दूं कि ट्रैक बॉल्स आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ लोग इन्हें माउस की जगह प्रेफर करते हैं, स्पेशली अगर आपके पास लिमिटेड डेस्क एरिया है या फिर आपको कांस्टेंट हैंड मूवमेंट से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक ट्रैक बॉल बहुत अच्छा ऑप्शन है।
इसकी स्टेशनरी नेचर की वजह से आपको माउस को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उंगलियों से ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न ट्रैक बॉल्स में भी कुछ ऐसे मॉडल्स आ रहे हैं जिसमें रोलर्स का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे मेंटेनेंस और क्लीननेस में आसानी होती है। जॉयस्टिक एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो आमतौर पर गेमिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा कंट्रोलर होता है जिसे हाथ में होल्ड कर सकते हैं और इसमें यूजुअली एक से ज्यादा बटन्स होते हैं। जॉयस्टिक में आप देखेंगे तो एक छोटा सा लीवर होता है जो ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट मूव कर सकता है। इस मूवमेंट को सेंस करके ये डिवाइस कंप्यूटर या गेमिंग कंसोल को इंस्ट्रक्शंस भेजता है। इसका बेसिक यूज गेम्स में होता है जहां आप कैरेक्टर को या किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए करते हैं। आजकल जो मॉडर्न जॉयस्टिक्स आ रहे हैं उनमें और भी कई एडिशनल फीचर्स होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा बटन्स आ रहे हैं, हैप्टिक फीडबैक और मोशन सेंसिंग टेक्नोलॉजी। ये एक्स्ट्रा फीचर्स कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशंस में ही यूज होते हैं, जैसे फ्लाइट सिमुलेशन में या फिर मेडिकल मशीन्स को कंट्रोल करने में। इन शॉर्ट, जॉयस्टिक आमतौर पर गेमिंग के लिए यूज किया जाता है और कुछ स्पेसिफिक चीजों में कंट्रोल करने के काम आता है। अब यहाँ इनपुट डिवाइस में जो पॉइंटिंग डिवाइसेस की हम बात कर रहे थे वो सारा हमने कवर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट एक इनपुट डिवाइस होता है जो डिजिटल ड्राइंग और डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर आपका कोई फ्रेंड डिजाइनर है तो उनसे पूछिएगा, ये वो टैबलेट जरूर यूज करते होंगे। इसकी स्क्रीन फ्लैट होती है और स्टाइलस या पेन के टच को फील करती है। इस टैबलेट पर आप डायरेक्टली डिजिटल ड्राइंग कर सकते हैं, जैसे कि आप कागज पर करते हैं। हर पेन स्ट्रोक और प्रेशर को टैबलेट सेंस करता है, जिससे डिटेलिंग और शेडिंग भी करना पॉसिबल है। ग्राफिक टैबलेट्स जनरली डिजाइनर्स और फोटोग्राफर्स यूज करते हैं और इसमें कुछ मॉडल्स में हॉट कीज और टच सेंसिटिव बटन्स भी होते हैं जो वर्क फ्लो को और भी स्मूथ बनाते हैं। इन टैबलेट्स को आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ टैबलेट्स स्क्रीन के साथ भी आते हैं जिसमें आप ड्रॉ करते करते स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। स्कैनर आपने कभी ना कभी अपना कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए यूज किया होगा। स्कैनर का यूज किसी भी टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट या फोटोज को डिजिटाइज करने के लिए यूज करते हैं। स्कैनर में एक फ्लैट सरफेस होता है और लेजर टेक्निक का यूज करके किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट या फोटो को डिजिटल फॉर्म में वो कन्वर्ट कर सकता है। ये स्कैनर इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर या किसी डिजिटल डिवाइस में सेव करता है। जब आप कोई डॉक्यूमेंट या इमेज को स्कैनर पर रख कर स्कैन करते हैं तो उसकी एक डिजिटल फाइल बन जाती है, जिसे आप अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं। जब चाहे तब उसे देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्कैनर का यूज जनरली ऑफिसेज में या फिर बिजनेसेस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टोर या शेयर करने के लिए होता है। मिडी यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कंप्यूटर और दूसरे रिलेटेड डिवाइसेस के बीच में डेटा एक्सचेंज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल म्यूजिकल इंफॉर्मेशन जैसे कि नोट्स, डायनामिक्स और कंट्रोल कमांड्स को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। मिडी डिवाइसेस म्यूजिशियंस और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है, क्योंकि ये उन्हें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करके आपस में मेल रखने में मदद करता है। कंट्रोल्स जैसे कीबोर्ड, ड्रम पैड्स, नॉब्स और फेडर्स आते हैं जो फिजिकल इंटरैक्शन के जरिए मिडी सिग्नल्स जनरेट करते हैं। ये सिग्नल्स फिर मिडी कंपैटिबल इंस्ट्रूमेंट्स और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने में इस्तेमाल होते हैं। मिडी डिवाइसेस के फ्लेक्सिबल कनेक्टिविटी ऑप्शंस जैसे कि मिडी केबल्स, यूएसबी या ब्लूटूथ म्यूजिशियंस को अपने इंस्ट्रूमेंट्स को आसानी से इंटीग्रेट करने और एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। म्यूजिक प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में आर्टिस्ट के बीच में ये डिवाइस बहुत यूज होता है। बैंक्स चेक्स को प्रोसेस करने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी कि शॉर्ट में समझे तो MICR टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जब आप एक चेक लिखते हैं तो आप पेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चेक्स की एक स्पेसिफिक एरिया में जिसे MICR लाइन कहते हैं,
कुछ कैरेक्टर्स मैग्नेटिक इंक में लिखे जाते हैं। ये कैरेक्टर्स कुछ स्पेशल फॉन्ट्स में ही डिजाइन किए गए होते हैं जिसे सिर्फ एक मशीन ही रीड कर सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। इमेजिन करिए आप बैंक में हैं और एक चेक डिपॉजिट करने के लिए आए हैं। वहाँ एक MICR रीडर मशीन होता है। ये मशीन चेक के बॉटम पोर्शन को स्कैन करती है जिसे MICR लाइन कहते हैं। इस लाइन में मैग्नेटिक इंक में लिखे गए कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपका अकाउंट नंबर, ब्रांच कोड और चेक नंबर। इस MICR टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मशीन जल्दी और सही चेक की इंफॉर्मेशन को पढ़ लेती है। इससे एरर्स कम होते हैं और ट्रांजैक्शंस सिक्योर बनते हैं। तो जब आप अपने चेक को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वो मशीन MICR लाइन को पढ़कर आपके अकाउंट की डिटेल्स को आइडेंटिफाई करती है और ट्रांजैक्शंस को स्मूथली प्रोसेस करती है। इस तरह MICR टेक्नोलॉजी चेक्स की प्रोसेसिंग को और एफिशिएंट और सिक्योर बना रही है। आपने OMR शीट सुना होगा। हम जिस पेज पर MCQs के क्वेश्चन को भरते हैं उसे अक्सर OMR शीट कहा जाता है। इसमें OMR का मतलब है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि एक स्कैनर होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि OMR एक टेक्नोलॉजी है जो स्पेशली डिजाइन की गई है शीट्स या फॉर्म्स को स्कैन और एनालाइज करने के लिए। इसमें शीट्स पर दिए गए बबल्स को आप फिल करते हैं। आप अपने जवाब देते हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज के एग्जाम्स में यूज होता है। OMR शीट्स पर हर क्वेश्चन के सामने स्पेसिफिक ऑप्शंस के लिए बबल्स बने होते हैं। इसमें आपको सही ऑप्शन को फिल करना होता है। जब आपकी फिल शीट को OMR रीडर मशीन में स्कैन किया जाता है तो वो इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करके फिल्ड बबल्स को डिटेक्ट करती है। इससे डार्कली फिल्ड बबल्स इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं और मशीन आपके दिए गए जवाब को आइडेंटिफाई कर लेती है। OMR टेक्नोलॉजी एग्जाम्स और सर्विस को करेक्ट और जल्दी प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। ये ज्यादा मात्रा में डेटा को हैंडल कर पाती है और ह्यूमन एरर्स के चांसेस भी नहीं होते। इसलिए OMR टेक्नोलॉजी एग्जाम्स में काफी यूज होते आ रहे हैं, खास करके स्कूल्स, कॉलेजेस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है इमेजेस और प्रिंटेड या लिखे गए टेक्स्ट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तब्दील करना जो मशीन एनकोडेड होते हैं। इसका यूज मुख्य रूप से डेटा एंट्री के लिए, यानी डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे प्रिंटेड कागजात, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, बैंक चालान, बैंक स्टेटमेंट, कंप्यूटराइज्ड रिसीट्स, बिजनेस कार्ड्स। ये एक आम तरीका है जिससे प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटाइज कर सकते हैं। तो ऐसे डेटा को एडिट कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं या किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इसे मशीन प्रोसेसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मशीन ट्रांसलेशन, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, यानी कि टेक्स्ट को स्पीच पे कन्वर्ट करने के लिए। OCR के इस्तेमाल से किसी प्रिंटेड या लिखे गए टेक्स्ट को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में तब्दील करके उसे कई तरह के एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करती है, जो कि अगर मैन्युअली करना पड़ता तो आप सोचिए कि कितना समय लगता और उसमें ह्यूमन एरर्स भी कितने होते हैं। बारकोड रीडर मशीन को समझने के लिए आइए सबसे पहले बारकोड क्या होता है उसे समझते हैं। बारकोड एक तरीका है, एक माध्यम है जिसमें हर तरह के प्रोडक्ट या आइटम की आइडेंटिटी छुपी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जब किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं तो काउंटर पर बिल बनाते समय हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक कोड बना होता है। इस कोड को बारकोड कहते हैं। इस कोड को एक मशीन से स्कैन किया जाता है जिससे डायरेक्टली बिल पर एंट्री हो जाती है। जिस मशीन से स्कैन करते हैं उसे कहते हैं बारकोड रीडर। ये डिवाइस कंप्यूटर टर्मिनल से जुड़ा होता है और इसका इस्तेमाल कोड को पढ़ने और आइटम को पहचानने के लिए किया जाता है। इस तरह से बारकोड टेक्नोलॉजी का यूज शॉपिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे होता है, जिससे हर एक आइटम को जल्दी और एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शुरुआत में इन बारकोड्स को लाइंस के बीच के स्पेस और उनकी अलग अलग चौड़ाई के हिसाब से दर्शाया जाता था, लेकिन बाद में इन्हें स्क्वायर्स, डॉट्स, हेक्सागन और दूसरे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में भी जो 2D फॉर्मेट में होते हैं। इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। दुनिया का
पहला बारकोड जो स्कैन हुआ था वो 26 जून 1974 में ट्रॉय ओहियो की एक सुपरमार्केट में किया गया था। इस बारकोड को स्कैन होने के बाद एक विगलेस नाम की एक च्युइंग गम है जिसको खरीदा गया था। स्पीच रिकग्निशन डिवाइस। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो ऑडियो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने में इस्तेमाल होता है। ये एक वायर के जरिए कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है और इसमें एक माउथपीस लाइक डिवाइस होता है जो ऑडियो को कैप्चर करती है। इस टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है स्पोकन वर्ड्स यानी कि बोले गए शब्दों को या कमांड्स को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ताकि कंप्यूटर उसे समझकर उसका रिस्पॉन्स दे सके। स्पीच रिकग्निशन डिवाइसेस जिनमें माइक्रोफोन भी शामिल है इस टेक्नोलॉजी का एक प्रमुख हिस्सा है। आजकल हर जगह इनका इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर वॉइस एक्टिवेटेड असिस्टेंट्स जैसे Amazon Alexa, Siri, Google असिस्टेंट माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। इनको स्पोकन कमांड्स दी जाती हैं, जैसे आप मौसम की जानकारी ले सकते हैं या कोई रिमाइंडर सेट कर सकते हैं या फिर कोई भी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, तो ये कमांड वो रिसीव करता है। मोबाइल डिवाइसेस पर भी वॉइस टू टेक्स्ट एप्लीकेशंस का इस्तेमाल होता है जिससे वॉइस मैसेजेस को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मॉडर्न कार्स में भी आप अपने कार के फीचर्स को वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक चेंज करना, नेविगेशन डायरेक्शंस पूछना और कॉल्स रिसीव करना। स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का एक्सेसिबिलिटी फीचर्स में भी इस्तेमाल होता है, जिससे डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स अपने डिवाइसेस को वॉइस कमांड से ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरह से माइक्रोफोन और स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ को और भी आसान बना रहे हैं। वेबकैम के बारे में तो हम सब जानते हैं। ये एक डिजिटल कैमरा है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है और कंप्यूटर नेटवर्क में इमेजेस या वीडियोस कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये डिजिटल कैमरा इनपुट आइटम पर फोकस करता है ताकि फोटो क्लिक की जा सके और फिर उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर किया जा सके। इस तरह से वेबकैम आपको कंप्यूटर पर इमेजेस या वीडियोस कैप्चर करने में मदद करता है और इन्हें कंप्यूटर में फीड करता है। ये ऑनलाइन वीडियो कॉल्स, ऑनलाइन क्लासेस या फिर अपने कंप्यूटर पर फोटोज और वीडियोस देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब तक हमने हर तरह के इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना। अब बारी है आउटपुट डिवाइसेस की। तो सबसे पहला आउटपुट डिवाइस जो हम कवर करेंगे वो है मॉनिटर, या यूं कह लें कि आपके कंप्यूटर का स्क्रीन। जो भी आउटपुट कंप्यूटर तैयार करता है उसका फाइनल रिजल्ट आप किस पर देखते हैं? मॉनिटर पर देखते हैं। दो टाइप के मॉनिटर्स होते हैं, एक होते हैं CRT मॉनिटर्स और दूसरे होते हैं फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। सबसे पहले CRT मॉनिटर्स के बारे में जानते हैं। CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स कुछ साल पहले यूज हुआ करते थे, पर आज आप इनको शायद ही कहीं पर देखेंगे। आज इनको फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स ने रिप्लेस कर दिया है। भले ही आज CRT मॉनिटर्स यूज में नहीं है, पर शुरुआत तो इन्हीं से हुई थी, तो इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। तो इसलिए चलिए CRT मॉनिटर्स के बारे में जानते हैं। ये मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। ये एक डब्बे के आकार में आते थे। आज भी ये मॉनिटर्स आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेंगे। अब ये CRT मॉनिटर्स काम कैसे करते थे, अब वो सुनिए। ये मॉनिटर एक डब्बे के शेप के आकार के होते थे और इनको CPU से कनेक्ट किया जाता था। इस डब्बे के अंदर एक पिक्चर ट्यूब होती थी जो डिस्प्ले क्रिएट करती थी, यानी कि स्क्रीन पर इमेज क्रिएट करती थी। इस मॉनिटर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन होता था जो एक कैथोड रे ट्यूब के जरिए
स्क्रीन पर एक पिक्चर क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को शूट करता था। ये पिक्चर अलग अलग कलर्स और पिक्सेल्स के बने होते थे। CRT मॉनिटर्स का एक विशेष फीचर था उनकी डेप्थ और साइज। आज की LCD मॉनिटर से अगर हम तुलना करें तो ये बहुत बड़े होते थे, एक डब्बे की आकार के। इनका रेजोल्यूशन भी आज की LCD मॉनिटर्स के मुकाबले बहुत कम होता था। आज जो आप डिस्प्ले पर इतनी क्लियर पिक्चर्स देख पाते हैं, पहले के मॉनिटर्स में उतनी क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि उनमें उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। आपने स्कूल में जरूर ये CRT मॉनिटर यूज किया होगा, तो आपको पता होगा कि उसमें इमेज क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी। और आज तो LCD और LED मॉनिटर्स आ गए हैं जिन्होंने पूरी तरीके से CRT मॉनिटर्स को रिप्लेस कर दिया है। जैसे होता है ना, हर एक इन्वेंशन का एक वक्त होता है। जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नया इन्वेंशन आता है तो पुरानी वाली सोसाइटी में से मिट ही जाती है। वैसा ही हुआ CRT मॉनिटर्स के साथ। पर CRT मॉनिटर्स भी उस समय के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते थे। LCD और LED मॉनिटर्स तो अब आए हैं। इससे पहले हम सब CRT मॉनिटर्स पे ही सारे टास्क करते थे ना, गेमिंग, डिजाइनिंग, कैलकुलेशन, ब्राउजिंग, सब कुछ आसानी से CRT मॉनिटर्स पे कर पाते थे। क्या आपको पता है CRT मॉनिटर्स की इमेज क्वालिटी 800x600 और 1024x760 हुआ करती थी। ये पिक्सल साइज आज के मुकाबले में बहुत कम है, इसलिए CRT मॉनिटर्स पर इमेजेस काफी धुंधली सी दिखती थी। पर एक कमाल की बात है कि इनका जो रिफ्रेश रेट था काफी हाई हुआ करता था, जिससे मोशन ग्राफिक्स और वीडियोस फोटोज की तुलना में ज्यादा स्मूथ और क्लियर दिखते थे। अब चलिए CRT मॉनिटर्स के बारे में तो हमने जान लिया। आप जानते हैं कि आज के ज़माने में जो मॉनिटर्स यूज होते हैं, यानी कि फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। फ्लैट पैनल मॉनिटर्स के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि ये वो मॉनिटर्स हैं जो पतले होते हैं, यानी कि डब्बे के आकार के नहीं होते हैं। इनका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा LCD होता है, जिसे कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आप जानते हैं कि LCD स्क्रीन्स आखिर काम कैसे करते हैं। तो ये समझिए कि LCD स्क्रीन एक लिक्विड क्रिस्टल लेयर से बनी होती है। एक लेयर होती है जो इलेक्ट्रिक करंट से कंट्रोल होती है, और इस लिक्विड क्रिस्टल लेयर के पीछे एक बैकलाइट होती है जहां से रोशनी हमेशा जलती रहती है। जब आप टीवी ऑन करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ से जब रोशनी लिक्विड क्रिस्टल पर टच होती है तो आपको अपने सामने पिक्चर्स और जो भी वीडियोस होते हैं वो कलर में दिखते हैं। LCD स्क्रीन की एक ड्रॉबैक है कि वो उतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं दे पाते हैं। मतलब समझिए कि जहाँ पे इमेजेस या वीडियो में जहाँ पे ब्लैक पार्ट है या थोड़ा सा डार्क पार्ट है, वहाँ पे भी लाइट जलती रहती है, तो उतना कॉन्ट्रास्ट लेवल उतना अच्छा नहीं मिल पाता। और अब LCDs में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे कहते हैं TFT, यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। ये हर एक पिक्सल को कंट्रोल करते हैं, जिससे स्क्रीन पर इमेज एकदम शार्प नजर आती है और बेहतर नजर आती है, जो पहले LCDs में बहुत धुंधली नजर आती थी। अब LCD का एक एडवांस वर्जन मान लीजिए LED, जिसमें समझिए कि LCD के पीछे LED बैकलाइट लगा होता है जो LCD पैनल को रोशनी और एनर्जी प्रोवाइड करता है। LED स्क्रीन वो होती है जिसमें रोशनी इमिट करने वाले छोटे छोटे डायोड होते हैं जो LED कहलाते हैं। LED स्क्रीन्स में भी छोटे छोटे लाइट्स होते हैं जो सारे कलर्स को दिखाने में हेल्प करते हैं। हर एक LED लाइट खुद से रोशनी इमिट करता है, जिससे हमारे स्क्रीन पर विविड कलर्स और क्लियर पिक्चर्स दिखाई देते हैं। CRT मॉनिटर से हमारा जो LCD मॉनिटर्स की तरफ स्विच हुआ है उसने काफी सारे फायदे पहुंचाए हैं। पहले तो LCD मॉनिटर्स CRT मॉनिटर्स के मुकाबले वजन में कम होते हैं और इनका डिजाइन एकदम पतला होता है, जिसकी वजह से वो टेबल पर कम जगह लेते हैं। LCD मॉनिटर्स कम पावर भी यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल भी कम आता है। इनकी इमेज क्वालिटी भी CRT मॉनिटर्स के मुकाबले बहुत अच्छी नजर आती है। और आपको पता है LCD मॉनिटर्स में स्क्रीन की ब्राइटनेस और रिफ्रेश रेट को आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आंखों के कंफर्ट के हिसाब से उसके लेवल को सेट कर सकते हैं। और आखिर में LCD मॉनिटर्स CRT मॉनिटर्स के मुकाबले बहुत लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि इनमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो CRT मॉनिटर से LCD मॉनिटर में हमारा जो स्विच हुआ है उसने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। अब हमारे अगले तरह के आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं, जो है प्रिंटर। एक ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ मिलकर
किसी भी डिजिटल इंफॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंट करती है, यानी कि पेपर पर छापती है। इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मेरे पास मेरे आधार कार्ड की फ़ोटो है और वो मेरे फ़ोन में है। तो मैं क्या चाह रही हूँ कि इस आधार कार्ड की फ़ोटो की मैं हार्ड कॉपी करा दूँ। तो मैं साइबर कैफे में जाऊँगी और उस फोटो को कंप्यूटर में डालूंगी और प्रिंटर उसे प्रिंट करके मुझे दे देगा, यानी कि मेरे पास आधार कार्ड की फ़ोटो पेपर पर अब छप जाएगी। तो यहाँ आधार कार्ड की फ़ोटो हो गई मेरी डिजिटल कॉपी, पर अब जो आधार कार्ड की फ़ोटो मेरे पेपर पर है वो कहलाएगी हार्ड कॉपी। प्रिंटर्स की आउटपुट क्वालिटी को मेजर करने के लिए DPI का यूज होता है। DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, यानी कि 1 इंच में कितने सारे डॉट्स या पिक्सल्स हैं जो प्रिंट आउट पर दिखाई देते हैं। जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उतनी ज्यादा प्रिंट आउट क्वालिटी अच्छी होगी और उसमें शार्पनेस मिलेगी। अभी प्रिंटर्स में भी 2 टाइप के मुख्य प्रकार होते हैं। एक आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स और दूसरे आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स पेपर पर प्रिंट करने के लिए एक रिबन को पेपर पर मारते हुए पेपर पर प्रिंट निकालते हैं। इसमें प्रिंटर पेपर की सतह पर रिबन से इंक को प्रिंट करती है। अब इन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कैरेक्टर प्रिंटर्स आते हैं जो एक समय पर एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर पाते हैं। इसमें सबसे आम और प्रचलित प्रिंटर्स हैं डॉट मैट्रिक्स और व्हील प्रिंटर्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कई छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली एक्टिव पिन्स होते हैं और एक इंक रिबन होती है जो इमेज को पेपर पर क्रिएट करती है। इन प्रिंटर्स की स्पीड बहुत कम होती है और जब ये चलते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको बड़े उद्योग या बड़े व्यापार में ही देखने मिलेंगे, जहां 80 से लेकर 132 कॉलम के पेजों पर लगातार प्रिंटिंग की जरूरत होती है। दूसरे इम्पैक्ट टाइप के प्रिंटर्स को कहते हैं लाइन प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर्स एक समय पर पूरी लाइन को प्रिंट कर सकते हैं। अब लाइन प्रिंटर्स को भी 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक है चेन प्रिंटर और दूसरा है ड्रम प्रिंटर। लाइन प्रिंटर्स में पेपर और प्रिंट हेड के बीच में एक रिबन होती है और प्रिंट हेड पर छोटे छोटे पिन्स होते हैं जो कैरेक्टर्स को रिबन से पेपर पर ट्रांसफर करते हैं। इनकी स्पीड कौन सा प्रिंटर है उसके हिसाब से 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट की हो सकती है। इसका मतलब ये प्रिंटर्स बहुत तेजी से प्रिंट करते हैं, पर इनका एक ड्रॉबैक है कि जितनी तेजी होती है उतना ही ये क्वालिटी नहीं दे पाते हैं और बहुत ज्यादा शोर भी मचाते हैं। चलिए अब दूसरे टाइप के प्रिंटर्स पर आते हैं जिन्हें कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करें तो ये पेपर के कांटेक्ट में आए बिना पेपर पर प्रिंटिंग कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए इनमें इंक स्प्रे, हीट एप्लीकेशन या लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स और थर्मल प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर्स प्रिंट करने के लिए लिक्विड इंक का इस्तेमाल करते हैं। इनमें एक छोटी सी नोक होती है जिसमें से लिक्विड इंक की बूंदें पेपर पर गिरती रहती हैं, जिससे पेपर पर इमेज या टेक्स्ट प्रिंट होकर निकलती है। ये प्रिंटर्स आपको आमतौर पर घरों में या ऑफिस में मिलेंगी और इसका कारण ये है कि ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं और इनकी प्रिंट करने की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इनका यूज़ फोटोज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिंट करने के लिए होता है, लेकिन इन प्रिंटर्स में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि इनका जो कार्ट्रिज होता है जिसमें इंक होती है उसको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है जब वो खाली हो जाता है, तो थोड़ा सा इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। अब दूसरे टाइप के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पर आते हैं जिन्हें कहते हैं लेजर प्रिंटर्स। लेजर प्रिंटर्स एक ऐसे तरह के प्रिंटर्स हैं जो प्रिंट करने के लिए लाइट और टोनर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। लेजर प्रिंटर्स में एक लाइट होती है जो पेपर पर बहुत तेजी से मूव करती है और टोनर और पाउडर को चिपका देती है जहां पर कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं, जिससे एक टेक्स्ट या इमेज पेपर पर प्रिंट होकर निकलती है। ये लेजर प्रिंटर्स स्पेशली ऑफिसेज में यूज होते हैं क्योंकि इनकी प्रिंटिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। थर्मल प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो प्रिंट करने के लिए हीट का यूज़ करता है। इसमें एक स्पेशल थर्मल पेपर यूज़ किया जाता है जिसका एक साइड हीट सेंसिटिव होता है। थर्मल प्रिंटर्स हीट से थर्मल पेपर पर कैरेक्टर्स को प्रिंट करते हैं। इसमें कोई इंक या टोनर की ज़रूरत नहीं होती है। थर्मल प्रिंटर्स अक्सर रिसीट प्रिंटर्स या बिलिंग मशीन्स में देखे जाते हैं जहां छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने की ज़रूरत होती है। थर्मल प्रिंटर्स की एक बहुत ही खास बात है
कि वो एकदम साइलेंट तरीके से काम करते हैं। मतलब जब वो प्रिंट करते हैं तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती, लेकिन इनकी प्रिंट आउट की क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू इंकजेट या लेजर प्रिंटर्स। ओवरऑल इनका इस्तेमाल छोटे प्रिंट्स या इंस्टेंट प्रिंट्स के लिए होता है। हर तरह के प्रिंटर्स के बारे में हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं हमारी बाकी आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। प्लॉटर एक स्पेशल टाइप का प्रिंटर होता है जो डिटेल्ड और लार्ज स्केल ड्राइंग्स या डिजाइन्स को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये ड्राइंग्स या डिजाइन्स बहुत बड़े साइज के होते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चरल प्लान्स, इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स या कोई और कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स। प्लॉटर एक पेन या मार्कर को कंट्रोल करता है जो पेपर पर चलता रहता है। इमेजिन करिए कि एक रोबोट पेन को उठाकर पेपर पर मूव करता है और डिजाइन्स क्रिएट कर रहा है। प्लॉटर ड्राइंग्स को बहुत ही एक्यूरेटली और डिटेल तरीके से प्रिंट कर सकते हैं और इसमें किसी भी साइज का पेपर यूज किया जा सकता है। इसलिए जब भी किसी बड़े प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाना होता है और जिसमें बहुत सारी डिटेल्स और प्रिसीशन की जरूरत होती है, तो वहां पर ये प्लॉटर का इस्तेमाल होता है। अब स्पीकर के बारे में तो हम सब जानते हैं। स्पीकर एक ऐसा हिस्सा है जो मल्टीमीडिया कंप्यूटर में शामिल होता है। इनका काम साउंड सिग्नल्स को सुनने लायक आवाज में बदलना होता है। स्पीकर्स साउंड एम्पलीफायर्स का इस्तेमाल करते हैं जो वाइब्रेशंस के थ्रू साउंड्स को क्रिएट करते हैं और आउटपुट ऑडियो के माध्यम से देते हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि एक प्रोजेक्टर आउटपुट के तौर पर आपको बड़ी स्क्रीन पर इमेजेस या वीडियोस दिखाता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो आपको लार्ज स्क्रीन पर पिक्चर्स, वीडियोस, प्रेजेंटेशंस या अन्य डिजिटल कंटेंट दिखाने में हेल्प करता है। इसका यूज आप अपने कंप्यूटर, डीवीडी प्लेयर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करके कर सकते हैं। ये प्रोजेक्टर एक ब्राइट लाइट इमिट करता है जिसे लेंस के थ्रू फोकस किया जाता है और फिर वो लाइट एक स्क्रीन पर बड़ी इमेज को डिस्प्ले करती है। जैसे कि आप मूवी थिएटर्स में देखते हैं, वैसे ही मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर घर पर या ऑफिस में भी बड़ी स्क्रीन पर कंटेंट देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से आप मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, मूवीज या गेम्स को बड़ी स्क्रीन पर खेल सकते हैं। ये मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स पोर्टेबल भी होते हैं, जिसे आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। अब ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो एक साथ इनपुट का भी काम करते हैं और आउटपुट का भी काम करते हैं। अब इसमें कई तरह के डिवाइसेस आते हैं, पर हम फेमस वाले डिवाइसेस कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्स मशीन की। फैक्स मशीन के बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, ये बहुत पहले यूज हुआ करता था, आजकल इसका कोई काम नहीं है। फैक्स मशीन एक सिंपल मशीन है जिसके थ्रू आप कोई भी डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल से समझिए उस समय में अगर मेरे पास एक फैक्स मशीन होता तो मैं क्या करती कि मैं अपने डॉक्यूमेंट को फैक्स मशीन के ऊपर रखती, वहां पर नंबर डायल करती जिस रिसीवर फैक्स मशीन को मुझे भेजना है। नंबर डायल करने के बाद मेरा जो फैक्स मशीन है वो उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा और फिर उसे मॉड्यूलेट करेगा, यानी कि सिग्नल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद वो सिग्नल टेलीफोन लाइंस के थ्रू रिसीवर फैक्स मशीन के पास पहुंचेगा और वहां पर रिसीवर फैक्स मशीन उस सिग्नल को डिमॉड्यूलेट करके एक उसकी हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट आउट निकाल कर दे देगा। तो उस समय में इतना आसान था किसी भी डॉक्यूमेंट को कहीं पर भी भेजना। तो इसकी आज जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास ईमेल और इंटरनेट है जिसके जरिए हम डॉक्यूमेंट्स को कहीं पर भी भेज सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले डिवाइस की तरफ, जिसका नाम है
MS डिवाइस, यानी कि मल्टी फंक्शन डिवाइस। मल्टी फंक्शन डिवाइस से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये मल्टी लेवल काम कर सकता है, यानी कि प्रिंट भी कर सकता है, स्कैन भी कर सकता है, एक सर्वर भी बन सकता है, डॉक्यूमेंट कॉपी भी कर सकता है और भी तरह के काम कर सकता है। तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो प्रिंटर का काम, डॉक्यूमेंट स्कैन करने का काम, कॉपियर का काम यानी कि डॉक्यूमेंट कॉपी करने का काम, फैक्स मशीन का काम और डॉक्यूमेंट सर्वर का काम एक साथ आप एक डिवाइस पे कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको इतने सारे कामों के लिए अलग अलग मशीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक ही मशीन से ये सारे कार्य आसानी से कर सकते हैं। अब हमारे अगले डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इस डिवाइस का काम होता है किसी भी डेटा को एक प्रकार से दूसरे प्रकार में कन्वर्ट करना, यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना या तो फिर डिजिटल फॉर्म को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। इसके मुख्य दो काम होते हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि समझिए आप कोई मेल भेज रहे हैं या फिर आप इंटरनेट ओपन कर रहे हैं, तो मॉडेम आपके डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि वो डेटा टेलीफोन लाइंस के थ्रू पास हो सके। अब डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जब आपका डेटा डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो ये मॉडेम आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे कि रिसीवर उसे पढ़ सके या तो उसे समझ सके। अब मॉडेम आपके घर में भी यूज होता होगा। समझिए जैसे आप कोई ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लगवाते हैं तो इंटरनेट आपके घर पे किस तरीके से पहुंचती है, इस मॉडेम डिवाइस के जरिए ही पहुंचती है। अब इसका एक उदाहरण समझिए कि आपके घर या ऑफिस में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी, तो ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में इंटरनेट का जो ट्रांसफर होता है वो एक मॉडेम डिवाइस से ही होता है। अब आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वो हिस्सा है जहाँ की सारा डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। जैसे कि आपका दिमाग सारी जरूरी चीजें याद रखता है, वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर की सारी चीजें स्टोर करता है जिसे बाद में प्रोसेस किया जा सके। कंप्यूटर मेमोरी में 3 टाइप की मेमोरीज आती हैं। पहले आता है कैश मेमोरी, दूसरा प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी और तीसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए इन मेमोरीज के बारे में विस्तार में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी को समझने के लिए चलिए एक सिंपल एनालॉजी इस्तेमाल करते हैं। मान लो आप कुछ स्पेसिफिक बुक्स पढ़ने के लिए रोज लाइब्रेरी जा रहे हैं, लेकिन हर बार लाइब्रेरी जाने में आपका बहुत सारा वक्त जाया हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप वही बुक्स अपने घर पर लाकर उसकी एक शेल्फ बना देंगे, राइट? यही काम कैश मेमोरी करता है। ये एक बहुत तेज सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है। इसमें वो डेटा और प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं जो सीपीयू को फ्रीक्वेंटली चाहिए होते हैं। जैसे ही आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं या कोई डेटा एक्सेस करते हैं, वो इंफॉर्मेशन टेम्पररी बेसिस पे कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती है। कैश मेमोरी की स्पीड बहुत तेज होती है और इसमें डेटा को एक्सेस करने में बहुत कम समय लगता है कंपेयर टू मेन मेमोरी। इसका बेसिक आइडिया ये है कि जब आप कुछ यूज कर रहे होते हैं तो आप उसको अपने पास लाने में टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि अपने पास रख कर तुरंत एक्सेस कर सके। लेकिन कैश मेमोरी के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले लिमिटेड कैपेसिटी। कैश मेमोरी की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, मतलब ज्यादा डेटा वो स्टोर नहीं कर पाती। दूसरा एक्सपेंसिव। इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी।
तो कैश मेमोरी का बेसिक काम है सीपीयू को वो डेटा जल्दी प्रोवाइड करना जो वो फ्रीक्वेंटली यूज करता है। अब दूसरे टाइप की मेमोरी की बात करते हैं, जो है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का वो डेटा स्टोर करती है जो प्रेजेंट में यूज हो रहा है। यानी कि अगर समझिए आपने अपना लैपटॉप या कंप्यूटर बंद कर दिया, पावर ऑफ कर दिया, तो वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनती हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर से बनते हैं। अब प्राइमरी या मेन मेमोरी में दो टाइप की मेमोरीज आती हैं। सबसे पहले रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि ये बस डेटा वही स्टोर कर पाती है जो प्रेजेंट सिचुएशन में यूज हो रही है। एक बार अगर आपने अपना डिवाइस पावर ऑफ किया तो वो सारा डेटा लूज कर देती है। और रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। एग्जाम्पल के तौर पर फ्लैश मेमोरी, पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रोम, और ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो प्रोसेस करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो मेन मेमोरी में रहते हैं। चलिए अब रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम को और विस्तार में समझते हैं। रैम कंप्यूटर की वो मेमोरी है जिसे आप रीड या राइट कर सकते हैं। यहाँ यूजर इंफॉर्मेशन पढ़ने के साथ साथ लिख भी सकता है। जब कोई लोकेशन रैम में स्पेसिफाई होती है तो आप उस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। रैम को रैंडम एक्सेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आपको मेमोरी सेल का एड्रेस पता है तो आप सीधे उस मेमोरी सेल तक पहुंच सकते हैं। सपोज आप एक गेम खेल रहे हैं और गेम के इंस्ट्रक्शंस, ग्राफिक्स और करंट स्टेट, जैसे कि आपका कैरेक्टर किस पोजीशन पे खड़ा है, सब कुछ रैम में टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर होता है। अब इसी बीच अगर समझिए कि आप कोई दूसरा एप्लीकेशन खोलते हैं, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट फाइल खोलते हैं, तो ये ऐप का सारा डेटा रैम में स्टोर हो जाता है, जिससे कि आप इन दोनों ऐप्स के बीच में यानी कि अपने गेम और डॉक्यूमेंट फाइल के बीच में कभी भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं यानी पावर ऑफ करते हैं तो सारा डेटा ये रैम का गायब हो जाता है। इसलिए रैम एक टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है जो सिर्फ करंट टास्क को ही स्टोर करता है। स्टोरेज सेल्स जो कि कई ट्रांजिस्टर से बने होते हैं वो डेटा को स्टोर कर सकते हैं। रैम के भी दो प्रकार है, पहला है डायनेमिक रैम और दूसरा है स्टैटिक रैम। डी रैम और एस रैम में फर्क है क्योंकि डी रैम को समय समय पर रिफ्रेश करना पड़ता है। एस रैम डी रैम से फास्ट और महंगा होता है। एस रैम आमतौर पर सीपीयू कैश के लिए यूज किया जाता है, जबकि डी रैम को मेन मेमोरी के लिए यूज किया जाता है। और कुछ टाइप्स के रैम्स होते हैं। ईडीओ रैम यानी कि एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैम। ईडीओ रैम्स में आप किसी भी मेमोरी लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। ये 256 इंफॉर्मेशन बाइट्स लैचेस में स्टोर करते हैं। फिर आते हैं एसडी रैम, सिंक्रोनस डेटा आउटपुट रैम। ये रैम चिप्स उसी क्लॉक रेट का उपयोग करते हैं जो सीपीयू करता है। फिर आते हैं डीडीआर एसडी रैम, डबल डेटा रेट एसडी रैम। ये रैम डेटा का ट्रांसमिशन क्लॉक के दोनों किनारों पर करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए दूसरे टाइप की मेमोरी के बारे में बात करते हैं, जो है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो डेटा और इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करती है। पावर ऑफ हो जाने के बाद भी ये डेटा को इरेज नहीं करती है। रोम का यूज किसी भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। रोम पर जो भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है उसे बदला नहीं जा सकता, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो फिक्स्ड रहती है। रोम में 3 प्रकार की मेमोरीज होती हैं। सबसे पहले पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या स्टोर किया जाएगा वो एक यूजर डिसाइड करता है। यूजर्स परमानेंट प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है ईपी रोम यानी कि इरेजेबल पी रोम। ईपी रोम पर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को 15 मिनट में यूवी किरणों के सामने रखकर मिटाया जा सकता है। तीसरा है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक प्रकार का नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर
या रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें डेटा को इलेक्ट्रिकली इरेज या प्रोग्राम किया जा सकता है। फ्लैश मेमोरी एक ट्रांजिस्टर मेमोरी का उपयोग करती है, जिसकी वजह से इनमें हाई पैकिंग डेंसिटी होती है और ये कम बिजली खर्च करते हैं और ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। फ्लैश मेमोरी का यूज अक्सर पोर्टेबल डिवाइसेस, मेमोरी कार्ड्स, यूएसबी ड्राइव्स और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स में होता है। अब दूसरी टाइप की मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है जिसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ये मेन मेमोरी के मुकाबले थोड़ा स्लो होती है। इसका इस्तेमाल डेटा और इंफॉर्मेशन को परमानेंट तौर पर स्टोर करने के लिए किया जाता है। सीपीयू सीधे इस मेमोरी को इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि इससे इनपुट और आउटपुट रूटीन्स के थ्रू एक्सेस करता है। सेकेंडरी मेमोरी के कंटेंट्स को सबसे पहले मेन मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है, फिर सीपीयू उसे यूज कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी की कुछ क्वालिटीज हैं। सबसे पहले ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी। ये ऑप्टिकल और मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें डेटा को लाइट यानी कि ऑप्टिकल या मैग्नेटिक फील्ड्स यानी कि मैग्नेट के थ्रू स्टोर किया जाता है। बैकअप मेमोरी, इसका यूज बैकअप मेमोरी के रूप में होता है। जब आप अपने इम्पोर्टेंट डेटा को सेफ रखना चाहते हैं तो इसे बैकअप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। परमानेंट स्टोरेज, इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहते हैं, यानी कि जब भी पावर ऑफ हो तो भी डेटा लूज नहीं होता। स्लो एक्सेस, सेकेंडरी मेमोरी की एक्सेस स्पीड प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले थोड़ी स्लो होती है। इसमें डेटा को एक्सेस करने में थोड़ा समय लगता है। लार्ज डेटा स्टोरेज, इसमें लार्ज और वॉल्यूमिनस डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है और इसमें स्टोरेज कॉस्ट भी कम होता है। जैसे कि हार्ड डिस्क में आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है और लार्ज फाइल्स और एप्लीकेशंस आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क की बात करते हैं। ये एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर या प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें एक या ज़्यादा फास्ट रोटेटिंग डिस्क होते हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होते हैं। इन डिस्क को प्लैटर्स कहते हैं और इन पर मैग्नेटिक हेड्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को रीड और राइट करने में मदद करते हैं। ये प्लैटर्स एक मूविंग आर्म पर होती हैं। डेटा को रैंडम एक्सेस पैटर्न में ऑब्टेन किया जाता है, जिसका मतलब है कि डेटा को किसी भी ऑर्डर में एक्सेस किया जा सकता है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव अपने डेटा को पावर ऑफ होने पर भी इंटैक्ट रखता है। इसकी एक मुख्य क्वालिटी है उसकी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस। 1 TB यानी कि 1 टेराबाइट डिस्क ड्राइव 1000 गीगाबाइट्स यानी कि 1000 GB के बराबर होता है, जिसमें 1 GB में 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। डिस्क ड्राइव की परफॉर्मेंस डेटा रेट जैसे पैरामीटर्स के हिसाब से मेजर होती है, जो बताती है कि दिए गए समय में कितना डेटा रिट्रीव किया जा सकता है। अब दूसरे टाइप की सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं, जो है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क एक गोलाकार प्लैटर्स होते हैं जो अलग अलग साइजेस और स्टोरेज कैपेसिटीज में अवेलेबल होते हैं। जो सीडी होती है ना, वही एक ऑप्टिकल डिस्क कहलाती है। सबसे प्राचीन ऑप्टिकल डिस्क में वॉर्म CDR, CD-RW, DVD और ब्लू रे डिस्क शामिल हैं। अब इसमें हम वॉर्म डिस्क या CD रिकॉर्डेबल डिस्क के बारे में जानते हैं। वॉर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मेनी या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल या CDR। हम वॉर्म डिस्क या CDR में सिर्फ एक बार डेटा स्टोर कर सकते हैं CD रिकॉर्डिंग ड्राइव की मदद से। लेजर बीम का इस्तेमाल डेटा को डिस्क पर पढ़ने के लिए किया जाता है, जबकि डेटा डिस्क पर बिट्स की मदद से लिखा जाता है। अब अगली टाइप के सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानते हैं, जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट एक वॉर्म डिस्क की तरह है, बस इसमें डेटा को आप मल्टीपल टाइम्स लिख और मिटा सकते हैं। अब नेक्स्ट है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी कि DVD। ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो CD की तरह दिखता है, लेकिन इसमें स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB से लेकर 8.5 GB तक होती है। DVD को सिंगल लेयर डिस्क या डबल लेयर डिस्क में डिवाइड किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल हाई क्वालिटी फिल्म्स और ऑडियो फाइल्स को स्टोर करने के लिए होता है। अब नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क। इसका इस्तेमाल
हाई डेंसिटी डेटा को रिकॉर्ड या स्टोर करने के लिए किया जाता है, जो लेजर बीम की मदद से होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 50 से लेकर 500 GB होती है। अब नेक्स्ट है पेन ड्राइव या फ्लैश मेमोरी। ये एक छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस है जो एक USB पोर्ट की मदद से कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा ये केपेबल है कि वो डेटा स्टोर कर सके जब भी ये कंप्यूटर से डिस्कनेक्टेड हो। इसे आसानी से अलग किया जा सकता है और इसे आप कहीं पे भी सेफली कैरी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्मार्ट मीडिया कार्ड। स्मार्ट मीडिया कार्ड एक प्रकार का मेमोरी कार्ड है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कार्ड ओरिजिनली सोनी और तोशिबा के कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया था। इसका प्राइमरी इस्तेमाल डेटा स्टोरेज, ट्रांसफर और शेयरिंग के लिए होता है। ये कार्ड कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होता है, इसलिए इसे अक्सर डिजिटल कैमरास और अदर पोर्टेबल डिवाइसेस में यूज किया जाता है। अब अगला है सिक्योर डिजिटल कार्ड। ये एक दूसरी जनरेशन का मल्टीमीडिया कार्ड है। इसकी खास बात यह है कि इसमें डेटा को लॉक और प्रोटेक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। इसमें 2 वेरिएंट्स होते हैं। सबसे पहला है माइक्रो SD कार्ड। ये स्मार्टफोन्स में डेटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। इसमें डेटा को सिक्योर रखने की कैपेसिटी होती है। और दूसरा है मिनी SD कार्ड। ये माइक्रो SD कार्ड से छोटा होता है और उसके सारे क्वालिटीज भी रखता है।